हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं बुद्ध काल में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की रही थी और उसकी क्या विशेषताएं थीं, इस संदर्भ में अपने वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा कर इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। बुद्ध काल के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य 600 से 321 बीसी के ऐतिहासिक काल से होता है। बुद्ध काल की प्रशासनिक व्यवस्था न सिर्फ भारतीय इतिहास के संदर्भ में बल्कि वैश्विक इतिहास में भी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रारंभिक अवधारणा के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय इतिहास में बुद्ध काल के प्रशासनिक व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारतीय इतिहास में एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था का प्रारंभ हमें बुद्ध काल में दृष्टिगोचर होता है। बुद्ध काल में प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत राजत्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए एक ओर जहां राजतंत्र की व्यवस्था थी तो वहीं दूसरी ओर हमें बुद्ध काल में गणतंत्र का भी उल्लेख मिलता है। अगर हम बुद्ध काल के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था को देखें तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राजस्व व्यवस्था की संरचना इस प्रकार से की गई थी कि राज्य की आर्थिक स्थिति में इससे पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो सके तथा न्याय व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि सभी व्यक्तियों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। प्रशासनिक संरचना में प्रशासनिक कार्यों के नियोजित ढंग से संचालित करने के लिए कई पदाधिकारियों की व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है। विशेषकर बुद्ध काल में हम राजस्व के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि न सिर्फ कृषि बल्कि उद्योग एवं व्यवसाय को सुचारू रूप से और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए कई कदम उठाए गए थे। आगे अपने इस वीडियो में बुद्ध काल के प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में हमारे जानकारी के जो स्रोत रहे हैं तथा बुद्ध काल के अंतर्गत महाजन पद और गणतंत्र पर चर्चा करूंगी तथा बुद्ध काल में प्रशासनिक व्यवस्था में हमें जो राजतंत्र गणतंत्र इन दोनों का अस्तित्व प्राप्त होता है, इन दोनों में क्या अंतर विद्यमान रहा था, इस पर चर्चा करूंगी। बुद्ध काल के जानकारी के स्रोत के विषय में जब हम बात करते हैं तो इसमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों का महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान हमें देखने को मिलता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि साहित्यिक स्रोत के रूप में ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेदांग उपलब्ध हैं, जो शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प सूत्र के रूप में उपलब्ध है। अगर हम कल्प सूत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र उपलब्ध होते हैं। आगे जब हम बुद्ध काल के साहित्यिक स्रोत और जानकारी के अन्य स्रोतों के विषय में बात करते हैं तो श्रौत सूत्र से हमें कर्म कांडों का वर्णन प्राप्त होता है। धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक निर्णयों और नीतियों का वर्णन प्राप्त होता है। गृह सूत्र में गृहस्थ आश्रम के निर्देशों का वर्णन है तथा शुल्ब सूत्र में गणित और ज्यामिति का वर्णन है। संदर्भ में हमें साहित्यिक स्रोत के रूप में पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटक से जानकारी प्राप्त होती है। विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों के संदर्भ में बताया गया है, सूत पिटक जिसमें बुद्ध के शिक्षाओं के का वर्णन है और अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन है। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र जो एक जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। बुद्धकालीन पाली ग्रंथों के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि उस समय कुछ गणतंत्र भी थे। जानकारी के स्रोत के विषय में यदि हम और अधिक बात करें तो हम ये देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण, जिससे हमें राजत्व के रहस्यवादी अवधारणा जो ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिपादित की गई थी उसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिग्ग निकाय, इससे हमें राजत्व का
अनुबंधात्मक या समझौतावादी सिद्धांत जो बौद्ध विचारकों के द्वारा प्रतिपादित है और महासम्मत की अवधारणा पर आधारित है की जानकारी मिलती है। बुद्धघोष की टीका सुमंगल विलासिनी, इससे हमें न्याय व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें 2 गणराज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम अयुध गणराज्य के विषय में बात करें तो इस गणराज्य में केवल राजा फैसला लेता है। श्रेणी गणराज्य, इस गणराज्य में फैसला लेने में हर कोई भाग ले सकता था। अगर हम बुद्ध काल के प्रशासन के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत को देखें तो हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में चित्रित धूसर मृदभांड और आहत सिक्के प्राप्त हैं। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि आहत सिक्के सर्वप्रथम नंद वंश के शासकों के द्वारा जारी किया गया था। बुद्ध काल के प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे समक्ष यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध काल की प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है वह 16 महाजन पद है और 10 गणतंत्र है। वास्तव में यह 16 महाजन पद काफी शक्तिशाली और बड़े राज्य थे। अगर इनके संदर्भ में साहित्यिक स्रोत की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र जो एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है से हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे हम यहाँ पे जितने भी 16 महाजन पद थे उसके विषय में एक एक करके आगे चर्चा करूंगी। यदि हम काशी महाजन पद के विषय में बात करें तो इसका शासक अश्वसेन था और इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल महाजन पद का शासक प्रसेनजीत था और इसकी राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। अंग महाजन पद का शासक ब्रह्मदत्त था और इसकी राजधानी चंपा थी। मगध महाजन पद का राजा बिंबिसार और अजातशत्रु था और इसकी राजधानी गिरिव्रज और पाटलिपुत्र रही थी। वत्स महाजन पद के शासक उदयन थे और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। चेड़ी महाजन पद का राजा महाभारत कालीन शिशुपाल था तथा इसकी राजधानी शक्तिमती थी। यदि हम बात करें अवंती गणराज्य का तो इसका शासक चंड प्रदोत था और इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती था। कुरु महाजन पद का राजा बुद्ध का समकालीन कौरण्य था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ रही थी। पंचाल के संदर्भ में यदि हम बात करें तो पंचाल का राजा चुमाली ब्रह्मदत्त था और इसकी राजधानी अहिछत्र और कांपिल्य था। मत्स्य महाजन पद का राजा विराट था और इसकी राजधानी विराट नगर थी। शूरसेन महाजन पद का राजा बुद्ध का समकालीन शासक अवंती पुत्र था और इसकी राजधानी मथुरा थी। अश्मक महाजन पद इक्ष्वाक वंशी क्षत्रिय की राजधानी पोतन थी। गांधार महाजन पद के विषय में यदि हम बात करें तो इसका शासक पुष्कर सरीन था जो बिंबिसार का समकालीन था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज महाजन पद का राजा का उल्लेख हमें महाभारत में प्राप्त होता है जिनका नाम चंद्रवदन और सुदक्षिण था और इसकी राजधानी राजपुर थी। वज्जी महाजन पद का राजा चेटक था और इसकी राजधानी वैशाली थी। मल महाजन पद का राजा ओकाक था और इसकी राजधानी पावा और कुशीनारा रही थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वज्जी और मल गणतंत्र रहे थे। बुद्धकालीन पाली ग्रंथों के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि उस समय कुछ गणतंत्र भी थे। बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे जो इस प्रकार से हैं: कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमारा के भग, अलकप के बुली, केशोपुत के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। आगे जब हम यहाँ पे चर्चा करें कि बौद्ध काल जो था उसमें राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर रहा था तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का ही अस्तित्व उस समय विद्यमान रहा था। अगर हम राजतंत्र और जनतंत्र के प्रशासनिक संरचना को देखें तो इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान रहा था। राजस्व की वसूली के विषय में यदि हम बात करें, राजतंत्र के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि किसानों से राजस्व वसूल करने के लिए शासक वर्ग को अधिकार प्राप्त था।
वहीं गणतंत्र के अंतर्गत राजस्व वसूली के लिए प्रत्येक कबीलाई कुलीन को अधिकार दिया गया था, जिसे राजा कहकर पुकारा जाता था। यदि हम सेना के संदर्भ में बात करें, राजतंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि शासक के पास एक स्थायी सेना उपस्थित रहती थी। वहीं गणतंत्र में राजा की सेना सेनापति के अधीन होती थी, जो उसके प्रबंध और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम ब्राह्मण संप्रदाय के विषय में बात करें तो समाज में प्रमुख वर्ण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले ब्राह्मण का जहां राजतंत्र में बहुत अधिक प्रभाव था, वहीं गणतंत्र में विशेषकर प्रारंभिक गणतंत्र में इन्हें बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया था। यदि हम निर्णय के विषय में बात करें तो राजतंत्र में हम देखते हैं कि बुद्ध काल में निर्णय लेने का अधिकार शासक के हाथों में केंद्रित था। वहीं गणतंत्र व्यवस्था में निर्णय लेने का कार्य कुलीनों की समिति के द्वारा किया जाता था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से और अधिक बुद्ध काल में प्रशासनिक तंत्र जो रही थी उसके संदर्भ में चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।